आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप टेट, सुपर टेट, एस टेट और KVS, PRT, DSSS, SSC, GD, पुलिस, रेलवे, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हिंदी विषय आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो इससे पहले के सेशन में हमने व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला से लगभग अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, यानी कि 100 क्वेश्चन आए हुए परीक्षाओं के वर्णमाला से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करवाई थी। आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह पर बनने वाले प्रश्नों से। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। देखिए, इससे पहले कि अगर आपने विराम चिन्ह के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप जो है मेरे वीडियो पहले से प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको किसी तरीके से दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं विराम चिन्ह को लेकर के आऊँगी और उनके बारे में डिटेलिंग से भी बताने की कोशिश करूँगी। फिलहाल आपकी जो प्रैक्टिस है उसे कंटिन्यू करेंगे कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। ऑप्शन है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। नेक्स्ट है, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। देखिए, ये प्रश्न आप तभी ठीक कर पाएंगे जब आपने विराम चिन्ह के बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही आपका सही नहीं है, क्योंकि जो यह कह रहा है वह कह रहा है सुनो सुनो, तो 2 बार यहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सुनो सुनो वह गा रही है 2 बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसलिए यह चिन्ह आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। कुछ विराम चिन्ह के प्रकार आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है निर्देशक, बी है लाघव, सी है विवरण और सी है उपदेशक और डी है विवरण। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, ए है निदेशक, बी है लाघव, सी है उपदेशक और डी है विवरण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो देखिए, निर्देशक आपका होता है, लाघव होता है, विवरण होता है, जबकि उपदेशक जैसा कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि वह जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी बात को यदि हम कह रहे हैं और वह बात मेरी कैसी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है और हमारे बोलने के जो तार हैं, विचार हैं, वे टूट चुके हैं, तो उस समय हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है योजक का, बी है अल्प विराम का, सी है उद्धरण चिन्ह का, डी है पूर्ण विराम का। देखिए, योजक जब हम 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम हम कुछ समय रुकने के लिए करते हैं, या कह सकते हैं कि जब एक ही जैसी कई चीज़ें हमें दी जाती हैं तो बीच में हम कॉमा यानी कि अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह जब हमें किसी चीज़ को ऐसे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखनी होती है, जैसे आपके महत्वपूर्ण कथन हो गए, तो उनको हम किस में लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत। लेकिन जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, विचार के तार टूट जाते हैं, तब हम ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है विवरण चिन्ह की जगह, तुल्यता सूचक चिन्ह की जगह, लाघव की जगह या संयोजक चिन्ह की जगह। तो देखिए, विराम का अर्थ ही होता है कि मेरी एक बात पूरी हो गई है, इसका मतलब है अब हम दूसरे वाक्य को जो है प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसे एक तरीके से देखें तो हम संयोजक के रूप में भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजकता चिन्ह के परिप्रेक्ष्य में। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। विराम का अर्थ है, यानी विराम का अर्थ है, ऑप्शन ए है चलना, बी है ठहरना या रुकना, सी है बिछुड़ना और डी है स्वर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है। जो कामता प्रसाद गुरु हैं, हिंदी के व्याकरण के बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो इन्होंने जो विराम चिन्ह हैं उनको मुख्यतः किस भाषा से लिया हुआ माना है। वो मानते हैं कि जो विराम चिन्ह है वह इस भाषा से लिए गए हैं। ऑप्शन ए है अरबी से, बी है अंग्रेजी से, सी है फ्रांस से, डी है चीनी से। तो
तो इनके अनुसार ये माना जाता है कि जो विराम चिन्ह है वह ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर यानी कि अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, और ये उससे काफ़ी कुछ मिलते जुलते भी हैं। आई थिंक अगर बात की जाए तो हिंदी के विराम चिन्हों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के विराम चिन्ह जैसे आपके कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, इन सभी चीज़ों में हाइफन है, इनमें आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो आप उसी तरीके से आपको हिंदी को भी याद करना है, उन चीज़ों को रिलेट करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कामशा प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 20 है, बी है 18 है, सी है 17 है, या डी है 6। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है, 20 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। अब इनको पढ़ के तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये सभी चिन्ह ही है, अगर नाम ही इनका बोल दूंगी तो आप अल्प विराम को कैसे पहचानेंगे। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा देख करके। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला चिन्ह है ये आपका अर्धविराम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्धविराम, यानी कि कॉमा के ऊपर एक बिंदी का होना, कॉमा के ऊपर एक छोटी सी बिंदी का होना। ये आपका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जब हम कोई चीज़ बंद करते हैं वह चिन्ह है, और ये आपका उद्धरण का चिन्ह है। जबकि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि सिर्फ एक सिंगल कॉमा लगाना क्या कहलाएगा? आपका अल्पविराम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। पहली बात तो कि विराम चिन्ह लगेगा कहाँ पर, और लगेगा तो कौन सा लगेगा। आशीष, राहुल, राजा 3 व्यक्तियों के नाम हो गए। 4 यानी कि शुक्ल भी आ गया है, और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका चिन्ह लगेगा वह आपका लगेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि कॉमा का चिन्ह लगेगा। आशीष के बाद कॉमा, राहुल के बाद कॉमा, राजा के बाद कॉमा और शुक्ल के बाद कॉमा। तो इन सभी के नामों के बाद में क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। अर्धविराम नहीं लगेगा, ये भी आपका नहीं लगेगा निर्देशक का चिन्ह, और ना ही आपका पूर्ण विराम लगेगा। तो क्या आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसकी थोड़ी व्याख्या भी समझ लीजिएगा। इसके बारे में बताया गया है कि जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए, मतलब एक ही तरीके के कई शब्द, देखिए नाम ही है सभी के लेकिन अलग अलग हैं, और उनके बीच में संयोजक यानी कि और, वा इत्यादि जैसा कोई भी शब्द ना लगा हो तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। जैसे अगर आपके फल की ही बात कर ली जाए कि मोहन ने सेब, संतरा, केला, अमरूद और अनानास खरीदा, तो अब इनके बीच में किस जो है चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, यानी चीज़ें एक ही जैसी हों तो उनके बीच में किसका प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। देखिए विराम चिन्ह लगाना कोई सरल बात नहीं है, ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन होते हैं, और जब आपको परीक्षा हॉल में मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करेंगे। तो आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, निर्देशक नहीं लगेगा। अर्धविराम की बात की जाए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन अल्प विराम जरूर लगेगा कि आनंद घर आया। आया एक बात होगी, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसकी व्याख्या भी देख लेंगे। जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच में संयोजक ना हो। संयोजक का मतलब यानी कि बल्कि, और आपके इसके साथ तथा, किंतु, परंतु ऐसे कोई भी शब्द ना आए हों तो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, कॉमा, थोड़ी देर रुका और चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अल्प विराम लगेगा, निर्देशक लगेगा, अर्ध विराम लगेगा, या क्वेश्चन मार्क लगेगा? देखिए यहाँ पर 2 आपके चिन्ह जो हैं वह एक जैसे दे दिए गए हैं, तो मैं बता दूं यहाँ पर आप इसके ऊपर बिंदी रख लेंगे, यानी ये आपका अर्धविराम बन जाएगा और ये अल्प विराम बन जाएगा। तो दोनों में अंतर हो गया है। फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह निकल गया। तो यहाँ पर आप अपने उत्तर को चेक भी कर लेंगे कि वाक्य में
वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु परंतु पर लेकिन भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है, जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह निकल गया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब एक ही जैसे अधिकरण वाले शब्द आ जाएं तो उनके बीच में कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लगातार 2 से 3 क्वेश्चन आपके अल्प विराम के आ चुके हैं। काफ़ी चीज़ें आपने अल्प विराम के बारे में समझ ली होंगी, तो यहाँ पर आप आसानी से अपना उत्तर कर पाएंगे। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि समान अधिकरण वाले शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है, अल्प विराम। देख लीजिएगा, जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। इस तरीके के वाक्यों में क्या लगेगा आपके, प्रधानमंत्री कॉमा श्री नरेंद्र मोदी। तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, कॉमा का चिन्ह लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वाक्य में एक ही प्रकार की संज्ञाएं आए तो उनके बीच में किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। देखिए, एक ही प्रकार की संज्ञाएं हैं, 2 वाक्य आपस में हो लेकिन किसी संयोजक शब्द से ना जुड़े हुए हों, किंतु परंतु लेकिन जैसा संयोजक आए और उसके पहले कोई वाक्य दिया गया हो तो भी अल्प विराम लगता है। एक ही जैसी आपकी क्या दिए जाए, समान अधिकरण दिए जाए, यानी कि एक उसी व्यक्ति का नाम भी दिया जाए और उसी व्यक्ति के बारे में बात भी की जाए तो भी अल्प विराम लगेगा। और यहाँ पर भी आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि एक ही जैसी संज्ञाएं आने पर भी हम अल्प विराम चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण देख लेंगे। अगर आपसे बात की जाए कि मोहन रोहन सोहन बाजार जाते हैं, तो ये तीनों क्या हैं, संज्ञाएं ही हैं, और तीनों संज्ञाओं के बीच में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, तो अल्प विराम लगेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जब हम किसी छंद को लिखते हैं तो एक चरण जब हमारा समाप्त हो जाता है और दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का, निर्देशक का, अर्ध विराम का, या आपके उद्धरण का। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका किया जाए कि एक हम दोहा यदि ले लें कि चरण कमल बंदो हरि राई, तो यहाँ पर आपके क्या लगेगा, बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। तो चाहे दोहा हो या छंद हो, इनके बीच में एक चरण जब पूरा हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं, कॉमा का प्रयोग, यानी कि अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके अभी अल्प विराम से ही हो रहे हैं, और यकीन मानिए विराम चिन्ह से इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं कि अब अगर आप सारे क्वेश्चन मेरे साथ जो है डिस्कस करेंगे तो आई होप कि आपके ये क्वेश्चन कभी भी गलत होने वाले नहीं हैं। विराम चिन्ह को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हमने देखा है समान अधिकरण आए तो भी विराम चिन्ह आपका अल्प विराम लगेगा, किंतु परंतु लेकिन से वाक्य जुड़ा हो तो उसके पहले क्या लगेगा, विराम चिन्ह लगेगा। यदि आपके एक जैसी संज्ञाएं आ जाएं तो भी विराम चिन्ह लगेगा। एक ही व्यक्ति की बात की जाए और उसी का नाम भी दिया जाए तो भी विराम चिन्ह लगेगा, यानी कि आपके अल्प विराम चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार हमने अल्प विराम चिन्ह के बारे में कई चीज़ें जो है समझ ली हैं। अगला प्रश्न है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो इस वाक्य में कहाँ पर चिन्ह लगेगा और कौन सा लगेगा। तो देखिए, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, ये एक बात हो गई, कॉमा रुक गए हम ना कह करके कि रामू एक अच्छा खिलाड़ी है। कल उसकी टांग टूट गई, तो उसी की टूटी ना, किसकी टूटी, रामू की। तो समान अधिकरण है, जिसकी बात हो रही है उसी के बारे में आगे बताया जा रहा है, तो कौन सा चिन्ह लगेगा, कॉमा, यानी कि अल्प विराम। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। देखिए अगला इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में देख लीजिएगा। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी एक वाक्य है, एक उपवाक्य है। अब आप कहेंगे वाक्य कौन सा है, तो रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। उपवाक्य कौन सा है कि कल उसकी टांग टूट गई, उसी के बारे में बात की जा रही है। दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब भी कभी उपवाक्य के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है तो जो कि रामू बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कॉमा कल उसकी टांग टूट गई। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है कि जाना है तो जल्दी जाओ, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जैसे आप कह रहे हैं किसी से कि अगर आपको जाना है तो जल्दी जाओ, तो कैसे कहेंगे, आपको कहना होगा कि जाना है तो जल्दी जाओ। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे कि जाना है तो
बोलेंगे जाना है तो जल्दी जाओ, तो जल्दी जाओ एक बात हो गई और जाना है तो एक बात हो गई। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? अल्प विराम। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इसके बारे में देख लेंगे कि जाना है तो जल्दी जाओ, जाना है तो जल्दी जाओ ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है जिनके बाद लगने वाले तो कॉमा तब वह आदि का लोप हो जाता है, यानी कि जाना है कॉमा तो जल्दी जाओ। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है कि माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम प्रयोग होगा या उचित विराम का प्रयोग करें। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? निर्देशक होगा, अर्ध विराम होगा, योजक होगा या अल्प विराम होगा। माँ, रुके, फिर क्या बोलेंगे? मेरा कल्याण करो, माँ मेरा कल्याण करो। तो यहाँ पर क्या लगेगा? कॉमा। माँ के बाद क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसकी व्याख्या भी देख लेंगे कि माँ मेरा कल्याण करो ऐसे वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद में भी अल्प विराम लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। जब वाक्य में समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अब मैं बिल्कुल भी आपके साथ बात करूं तो इसकी व्याख्या नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि अल्प विराम कहाँ कहाँ पे लग रहा है। सारी चीज़ें रिकॉल करते जाइएगा अपने आप से। तो आप बताएंगे कि जब समान अधिकरण होता है तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम, संकेत चिन्ह, अर्ध विराम या लाघव चिन्ह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि समान अधिकरण में किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका वह गलत दिया गया है, क्योंकि समान अधिकरण में आपके अल्प विराम का प्रयोग होता है, ना कि अर्ध विराम का। तो ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यदि कोई मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है तो उसमें विरोध का भाव यदि प्रकट हो रहा है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है अर्ध विराम, बी है उपविराम, सी है योजक और डी है कोष्टक। तो कोष्टक का तो बिल्कुल भी नहीं। योजक दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में, दो शब्दों को बीच में, जैसे माता और पिता, तो बीच में क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह लगाएंगे। दुख और सुख, तो बीच में क्या लगाएंगे? और की जगह हम योजक चिन्ह लगाएंगे। ये डैश आपका योजक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि मिश्रित या संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होता है? करणवाचक क्रिया विशेषण में कर्ता ने कर्म को और करण से, यानी कि करण से के द्वारा, तो से के द्वारा जैसे जब वाक्य आपके आएंगे तो उसमें विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए है उपविराम, बी है विवरण चिन्ह, सी है उद्धरण चिन्ह और डी है अर्ध विराम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि आपके करणवाचक क्रिया विशेषण में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर। प्रश्न है कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हुए, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फंसाने वाले हैं, परीक्षा में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विराम हम कब लगाते हैं? शुरुआत में ही हमने बात की थी, जब हमारी बात पूरी हो जाती है, एक वाक्य मेरा खत्म हो जाता है, तार और लय टूट जाती है, विचार समाप्त हो जाते हैं, तब वाक्य के अंत में हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? यानी कि अब आप ऑप्शन देखेंगे कि वाक्य के अंत में बिल्कुल किया जाता है, कहानी उपन्यास लिखने में बिल्कुल कहानी लिखेंगे, उपन्यास लिखेंगे तो कई सारे कथन होंगे, बहुत सारे कथनों के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा? जब अपना एक विचार हम पूरा कर लेंगे, एक वाक्य पूरा कर लेंगे, तो जब दूसरा वाक्य स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें विराम चिन्ह लगाना होगा। तो ये भी सही है। छंदों के चरण की समाप्ति पर बिल्कुल जब हमारा चरण समाप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं? विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर, देखिए छंदों के चरणों की समाप्ति पर अगर बात की जाए, इसका मतलब है छंद के सारे चरण समाप्त हो गए, तो हमारा जो छंद है, विचार है, वाक्य है, वह पूरा हो गया है। तो हमने कौन सा चिन्ह लगा दिया है? पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया है। जबकि अगर एक चरण की बात की जाए तो छंद का जब एक चरण समाप्त होगा और दूसरा चरण स्टार्ट होगा तो उसके बीच में हम
काहे का प्रयोग करेंगे? अभी अभी हमने ऊपर अपने प्रश्न में डिस्कस किया था कि उसके बीच में हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? अल्प विराम का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। देखिए, कब, कहाँ, कैसे, किसको, कितना, कौन, ये सभी कैसे हैं? आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं। प्रश्न पूछने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोष्ठक नहीं, उपविराम नहीं, पूर्ण विराम नहीं। तो तुम कब आओगे, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, बी है विस्मयादिबोधक, सी है उपविराम, डी है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य पूरा हो जाए, उपविराम बिल्कुल नहीं, प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा जाए, नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जब किसी बहुत ही खुशी की बात की जाए, दुख की बात की जाए, आश्चर्य की बात की जाए और आपके आशीर्वाद की बात की जाए, तो इन सभी चीज़ों में आपके विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार आपके एक लाइन, यानी सीधी भाषा में कहें तो डंडा खींच के नीचे बिंदी धर लो, हो गया आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे और अगला प्रश्न है कि कबीर वाणी के डिडक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कबीर वाणी के डिडक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है उद्धरण, बी है पुनरुक्ति सूचक, सी है अवतरण और डी है टीका सूचक। देखिए, क्या बात बार बार कही जा रही है कि कबीर कबीर वाणी के डिडक्टर हैं, कबीर वाणी वाणी के डिडक्टर हैं, तो पुनरुक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अवतरण तो कोई है ही नहीं, कोई अवतरण थोड़ी ना दिया गया है। टीका क्यों करेंगे हम? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि ये उद्धरण चिन्ह है, क्योंकि ये किसी के बारे में एक स्पेसिफिक बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट बात की जा रही है। वह किसी का नाम भी हो सकता है, किसी की पंक्ति भी हो सकती है, किसी का कथन भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि कबीर को वाणी का डिडक्टर कहते हैं। और ऐसा कहने वाले कौन थे, ये भी याद रखिएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें जो है वाणी का डिडक्टर कहा था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि संयोजक चिन्ह, प्रश्न है कि संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं। संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है समासिक चिन्ह, बी है कोष्ठक चिन्ह, सी है अवतरण चिन्ह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले भी इस चीज़ पर चर्चा कर चुके हैं कि सामासिक चिन्ह के जो है रूप में हम सामासिक चिन्ह के रूप में हम संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये किनके बीच लगता है? तो एक समान या विलोम शब्द, जैसे कभी हो सकता है आपका विलोम शब्द आ जाए, जैसे आपका लिखा है माता पिता, तो इनके बीच में क्या लगाएंगे? संयोजक चिन्ह। अगर हम कहते हैं दुख सुख, तो बीच में क्या लगेगा? संयोजक चिन्ह। अगर हम कहते हैं आना जाना, तो कौन लगेगा? संयोजक चिन्ह। तो इसे एक सामासिक पद के रूप में भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जब हमें लिखते समय कुछ भूल हो जाए और हम उस त्रुटि को संभाल लें और ये हम दिखाएं कि हमने सुधार करके यहाँ लिख दिया है, तो इस चीज़ को किस चिन्ह से प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है कोष्ठक, मतलब जो आपके तीनों हैं वो कोष्ठक के ही चिन्ह दिए गए हैं, लेकिन ये सिंपल है और ये आपका चौकोर है, ये आपका मझला कोष्ठक, गणित की भाषा में बोलें तो इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा। वैसे तो अगर आपका कोई शब्द छूट गया है बीच में, तो आप त्रुटिबोधक यानी कि इस प्रकार के ऊपर लिखना है तो एरो ऊपर लगा सकते हैं और नीचे लिखना है तो नीचे से त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। अगर कोई शब्द लिखते हुए छूट जाए, लेकिन अगर गलत हो जाए और सुधार के लिखा जाए, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसे क्या कहेंगे? तो वर्गाकार कोष्ठक का चिन्ह लगाएंगे। और हम अब अगला प्रश्न अपना देखेंगे, विवरण चिन्ह को पहचानिए। प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, विवरण चिन्ह को पहचाने। तो ये आपका विवरण चिन्ह है या ये है या ये है या ये है। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे।
देखिए जब हम कोई शब्द लिख रहे होते हैं या कह सकते हैं कि वह हंस रहा था, हा 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 हा, तो ये क्या हो रहा है, बार बार हा 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 की ध्वनि लगातार होती जा रही, तो उस समय हम इस डैश डैश का प्रयोग करते हैं, तो ये चिन्ह आपका उस समय पर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका हो जाएगा। ये उद्धरण है जो कि उल्टा लगाया गया है, दोनों कॉमा हो जाएंगे। ये आपका लाघव है। और अगर बात की जाए निर्देशक सॉरी विवरण चिन्ह की, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब भी हम किसी चीज़ का विवरण देते हैं, जैसे हमने लिखा कि संज्ञा, हमने लिखा संज्ञा, अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे ना, तो हमने ऐसे करके चिन्ह लगा दिया यूं, तो ये क्या हो गया कि अब हम उसका विवरण दे रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, पुनरुक्त व लाघव चिन्ह को पहचानिए। देखिए अभी आपको ऊपर बताया था कि ये लाघव चिन्ह, अब लाघव चिन्ह आपको कहीं पे भी दिख रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो पुनरुक्त और लाघव चिन्ह ऑप्शन नंबर ए में हो जाएंगे। देखिए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह है कि पाद चिन्ह की, जो पाद चिन्ह के बारे में है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने किस नाम से अभिविहित किया है, यानी कि पाद चिन्ह को कामता प्रसाद गुरु ने और किस नाम से भी बताया है। ऑप्शन ए है रेखा चिन्ह, बी है पंक्ति चिन्ह, सी है ध्वनि चिन्ह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो जान लीजिएगा ये पाद चिन्ह है क्या। तो किसी भी, जैसे कि मैं अभी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बोल रही हूँ, तो मैंने क्या किया, ऐसे से लाइन कर दी, बस यही हो गया आपका पाद चिन्ह। नीचे पैरों की तरफ लगना, तो शब्द के नीचे पाद चिन्ह लगाना आपका क्या कहलाएगा, तो इसे कामता प्रसाद गुरु जी ने रेखा चिन्ह के नाम से भी अभिहित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो आप देख लेंगे इनके बारे में जो है इन्होंने बताया है कि इसे पाद चिन्ह या रेखा चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज के अपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। और मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आते आते भी प्रश्न आपने गलत किए होंगे, क्योंकि विराम चिन्ह ऐसा पार्ट ही है कि जिसमें आते हुए भी प्रश्न गलत हो जाते हैं। फिर भी अगर इसमें से कोई मैं बात करती हूँ 15 क्वेश्चन भी सही कर पाया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी में है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इस सेशन के लिए स्कोर की जो जानने की क्यूरियोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है कि मुझे जल्दी से स्कोर पता चले कि ऐसा कौन है जिसमें 30 में से 20 भी सही कर पाए हैं। तो इसी होप के साथ कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपना माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई की पोथी से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।